उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। न्यूज़ फर्स्ट चैनल पर सभी को नमस्कार। 9 तपा का जो महीना था वो तो बीत गया, लेकिन इस बार एक अच्छी भी संयोग हुआ कि 3-3:30 बजे तक धूप रहती थी, उसके बाद बादल आ जाते थे और बरसात होती थी और हो रही है। और काफ़ी जगह किसानों ने ज़मीन को खेती लायक भी बना दिया है। बरसात का इंतजार है, लेकिन जो फोरकास्ट हो रहा है वो ये बता रहा है कि एल नीनो का इफेक्ट इस बार मौसम पे बहुत पड़ेगा। बरसात में भी काफ़ी इस पर नुकसान होने वाला है और बहुत सारे जिलों पे सरकार ने समीक्षा की है किस तरह से उसके इफेक्ट को कम किया जा सके, पानी की व्यवस्था किस तरह से की जा सके। और कहीं कहीं रिपोर्ट भी आ रही है कि बहुत सारे जलाशय में पानी कम होते जा रहा है। ऐसे समय में हमें पानी का उचित नियोजन करना है, पर्यावरण के लिए आगे बढ़ना है। और इसी महीने 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मना चुके हैं। तो आज वसुंधरा पर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उद्योग तो आ रहे हैं, उद्योग के साथ झाड़ भी बहुत कट रहे हैं। कई कई आंदोलन हो रहे हैं, चंद्रपुर गढ़चिली में भी कई तरह के आंदोलन हो रहे हैं कि जो भी लो एस से संबंधित कारखाने आ रहे हैं उसके अंतर्गत जंगल काटा जा रहा है और उसकी जगह पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। पुराने जंगल कई वर्षों से थे, उनका कटिंग हो रही है। लेकिन जब उद्योग आते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान पर्यावरण को होता है और उद्योजक भी ये चीज़ मानकर दूसरी व्यवस्था करते हैं। और साथ साथ में रोजगार के लिए ज़रूरी भी हो जाता है कि पर्यावरण की जो क्षति होती है तो वहाँ पर किस तरह से उत्पादन होकर राष्ट्र में जीडीपी बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए कल कारखानों के द्वारा, शक्कर उत्पादन के द्वारा हम वहाँ पर काम कर सकें। आज हम मानते हैं कई प्रकल्प हमारे विदर्भ में आ रहे हैं। अगर नागपुर रीजन देखा जाए तो चारों तरफ प्रकल्प है। तो उसके अंतर्गत आज जो इन्वेस्टमेंट है करीब 25-30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट नागपुर के आसपास आ रहा है। और ऐसी स्थिति में पर्यावरण को क्षति हो रही है। सरकार ने उस क्षति के लिए उद्योजक पर भी दबाव डालना चाहिए कि उसकी पर्याप्त व्यवस्था करके कहीं ना कहीं पेड़ों को लगाया जाए। जनता को भी यह आग्रह करना चाहिए कि पर्यावरण जो संतुलन है उसको बनाए रखना चाहिए। जब पर्यावरण का संतुलन बराबर होगा तो जो मौसम के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन भी रुक जाएगा। आज के समय में उद्योग की बहुत ज़रूरत है। आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है दुनिया के अंतर्गत, हॉर्मुज अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ईरान भी अपना एक आड़ियल रवैया बनाया हुआ है कि हॉर्मुज को हम बंद रखेंगे, यहाँ से किसी तरह के हम आवागमन को नहीं जाने देंगे। भारत के भी कई जहाज वहाँ लटके हुए हैं। आज सबसे बड़ी समस्या क्रूड की हो रही है। हमें ये भी जानकारी मिली है कि प्रत्येक पेट्रोल पंप पर सिर्फ 4,500 लीटर ही डीजल की व्यवस्था दी जाएगी, उसके ऊपर नहीं दी जाएगी। अगर ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पर 20-25 हज़ार लीटर प्रति पेट्रोल पंप दिया जा रहा था, अगर इस तरह की व्यवस्था रही तो देश में ट्रांसपोर्टेशन गड़बड़ा जाएगा। आज बहुत सारे ट्रांसपोर्टर महाराष्ट्र में आने को तैयार नहीं है, तो उनकी एक सोच ये है कि महाराष्ट्र में डीजल नहीं मिल रहा और डीजल न मिलने के कारण अगर महाराष्ट्र में आ गए, अगर यहाँ से हम भाड़ा लेके जाते हैं तो हमें बाहर के राज्यों में पहुँचने में बड़ी मुश्किल होगी। बड़ी बड़ी कतारें पेट्रोल पंप पे लगी हुई है। ऐसी स्थिति में एक ऐसी स्थिति बननी चाहिए कि किस तरह से माल का आवागमन हो, किस तरह से लोग आ जा सके। इसके लिए सरकार ने पर्याप्त व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है। हम मानते हैं कि जो लोग कारों से अकेले जाते हैं उनके लिए ऐसी क्लस्टर व्यवस्था की जाए कि नागपुर अगर एक कार जाती है तो बाकी लोग भी बैठकर 4-5 लोग का जो संतुलन है एक कार में किया जाए। अगर ऐसी तरह की सोच आती है, निस्संदेह वह पेट्रोल डीजल बचेगा और इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। नागपुर में एयरपोर्ट के अंतर्गत GMR ने उसको डेवलप करने के लिए अभी अधिग्रहण किया है और 1 जून से बहुत सारी फ्लाइटें टरबाइन ऑयल के कारण, टरबाइन फ्यूल के कारण कम कर दी गई है। गडकरी साहब भी प्रयास कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि नागपुर के विकास के लिए फ्लाइट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज नागपुर में सबसे कम फ्लाइट है। आज नागपुर का जिस तरह से डेवलपमेंट है, जिस तरह से हमारे तो AI आ रहा है, बाकी के कंप्यूटर्स के, सॉफ्टवेयर के बहुत सारे यहाँ पर प्लांट आ रहे हैं, तो उसमें ज़रूरी ये हो जाता है कि ऐसी स्थिति में एयरपोर्ट एक मजबूत होना चाहिए। आज अगर हम पुणे, मुंबई, हैदराबाद या बेंगलुरु की देखें तो वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्थाएँ हैं, एयरपोर्ट अच्छे हैं। और एयरपोर्ट इतने वर्षों से क्यों नहीं बना जब हमारे पास इतने अच्छे सक्षम लीडर थे। नागपुर सेकंड कैपिटल थी, छोटी छोटी जगह बाहर जगह एयरपोर्ट चले अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा नागपुर का एयरपोर्ट न बनने से बराबर
आज बहुत असुविधा लोगों को हो रही है। उसके कारण बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो प्लांट आने चाहिए थे वो नहीं आ पाए। TCS इन्फोसिस को आने में बहुत समय लगा, नहीं तो आज नागपुर एक बहुत बड़ा सेंटर होता था, क्योंकि नागपुर का जो 0 माइलेज है वो सभी को आकर्षित करता है और नागपुर आज एक परम श्रेणी में होता था। आज नागपुर में देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छी स्थिति में जा रहा है। नागपुर में रोड भी अच्छे बन रहे हैं, बहुत जगह बाईपास भी बनाए जा रहे हैं, उसके लिए ज़मीन अधिकृत की जा रही है। आज जैसे स्मृति हाईवे बनाया गया, एक्सप्रेस हाईवे गोंदिया, चंद्रपुर, भंडारा, ये चारों तरफ बन रहे हैं। इसके कारण नागपुर में जो जिनकी जगह जा रही है उनको बहुत अच्छे भाव मिल रहे हैं। यानी जो उन्होंने कल्पना नहीं की थी उससे भी ज़्यादा भाव जो सपनों के से ज़्यादा हो रहा है। और वो क्या कर रहे हैं कि दूसरी जगह उसका निवेश कर रहे हैं। उसके कारण नागपुर में आजू बाजू में ज़मीनों के दाम में बहुत उछाल आ गया है, क्योंकि जिस तरह से अगर कोई ज़मीन जो पहले 5 लाख में बिकती थी आज कम से कम उसका 70-80 लाख का भाव आ गया है। तो एक अच्छा जो वहाँ का जो जिसकी ज़मीन जा रही है वो अपना निवेश दूसरी जगह कर रहा है, और जो वहाँ पर भाव कम थे वहाँ पर उसमें 25-30% का मुनाफा ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस तरह से नागपुर का जो विकास है काफ़ी आगे आ गया है। आज ये बहुत एक अच्छा संकेत है, उसके कारण नागपुर की व्यवस्था बहुत अच्छी बनती जा रही है। जिस तरह से हमने कहा कि विदर्भ में इन्वेस्टमेंट काफ़ी आ रहा है, सरकार ने इसके लिए विदर्भ के लिए अलग से प्रशासकीय लेवल पे समिति बनानी चाहिए। आज जिस तरह से कोल गैसीफिकेशन प्लांट जो आ रहे हैं भद्रावती में, उनके पास RO भी नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उसके लिए ज़रूरी है किस तरह से अपनी मशीन ला सकते हैं, किस तरह से काम कर सकते हैं, उनको क्या असुविधा है और किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं, उसके ऊपर सरकार ने उनको सहयोग देना बहुत ज़रूरी है। और उसमें क्या आगे बाधाएं आ सकती है उसका भी सरकार ने विश्लेषण करना चाहिए। और जो डिलेज हो रहे हैं उसके अंतर्गत प्रोजेक्ट में, वो डिलेज क्यों हो रहा है उसके लिए भी सरकार ने पूरी रिपोर्ट लेनी चाहिए। और उस प्रोजेक्ट को आगे लाने के लिए जो सरकार ने सोचा है कि 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का उपयोग कोल गैसीफिकेशन के लिए करना है, जो आज स्थिति LPG इसकी बनी हुई है, उससे कम से कम विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए इस प्रोजेक्ट को प्राथमिक स्तर पर लाने के लिए सरकार ने अपने उच्च स्तरीय अधिकारियों को उसके लिए एक समिति बनाकर पूर्ण निर्देश देने जरूरी है और उनके मैनेजमेंट के साथ भी चर्चा करनी जरूरी है। आज हम इस माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि आज ये प्रोजेक्ट हमारे MIDC इंडस्ट्रिएशन और जो मैं आज के बारे में कह रहा हूँ, हंसराज जी अहीर और हमारे गडकरी जी और देवेंद्र फडणवीस जी, इनके 11 वर्षों के पूर्व प्रयास से यह कारखाने आ रहे हैं, कोल गैसीफिकेशन आ रहा है और अडानी जैसा भी हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो उसके लिए ये सब जो स्थिति है वो देखना चाहिए, समय पर सरकार ने लेती है तो उससे क्या होगा कि ये प्रोजेक्ट समय पे आएंगे। एक बार ऐसी स्थिति हुई थी कि सरकार ने कोल ब्रिकेट के प्लांट दिए थे, उसमें कई लोगों ने लगाए, लेकिन वो कोल केवल सीमित तक, कोल कोटा तक सीमित रह गए और कोल ब्रिकेट आए नहीं और वो प्लांट ही खत्म हो गए। उसमें एक अच्छी सोच जो वसंत साठे जी थे, ऊर्जा मंत्री, कोयला मंत्री थे केंद्र शासन में, तब ये काम हुआ था। हम चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट से देश की दिशा बदल सकती है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण देश के लिए प्रोजेक्ट है। जिस तरह चीन के अंदर यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ा है, उस तरह से इस प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए सरकार ने एक ठोस निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर में ये लाना चाहिए। अगर 1000 करोड़ का या उसके ऊपर के प्लांट कॉर्पोरेट सेक्टर में वहाँ के लोगों के द्वारा लाया जाता है, एक तो वहाँ पे रोजगार निर्मित होता है, पश्चिम महाराष्ट्र की तरह वहाँ के लोगों में पैसे का फैलाव होता है। और सरकार की नीति भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका व्यापक जो है फैलाव हो, यहाँ के लोग सन ऑफ सॉइल जो उसके अंतर्गत है वो जुड़कर वहाँ पे उसके लिए सशक्त बन सके। आज हम मानते हैं कि बाहर के लोग आकर यहाँ निवेश कर रहे हैं, उनका स्वागत है, वो चैलेंजिंग काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में सरकार ने कॉर्पोरेट सेक्टर पे स्टील इंडस्ट्रीज, सीमेंट प्लांट लाया तो एक हमारी इकोनॉमी यहाँ की जो बहुत बरसों से पिछड़ी हुई थी, हम आगे जा सकते हैं। और कॉर्पोरेट सेक्टर में स्टील आने से बहुत बड़ा इस क्षेत्र का व्यापक तौर पर डेवलपमेंट इस तरह से हो जाएगा जो हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। यह सोच हमारे लिए इस क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। इस बार हम अकोला के बारे में चर्चा करेंगे। अकोला 5600 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और 7 ज़िले हैं, उसमें सभी तरह अधिकांश कॉटन से वहाँ पर प्रमुख पैदावार है। और अब बरसात आने की तैयारी में वहाँ कॉटन बोने की भी तैयारी शुरू हो गई है। उस तरह सोयाबीन, तूर की दाल वहाँ पर लगाई जाती है। अकोला में तालुका की बात करें, 7 तालुका जिस तरह बासित कली वहाँ कॉटन और पल्सेस होता है, उसी तरह पातुर में सोयाबीन और तूर दाल, उसी तरह मूर्तिजापुर में कॉटन और उसी तरह बालापुर में कॉटन और
तेलारा में कॉटन सोयाबीन, अकोला में कॉटन सोयाबीन तूर दाल और आकोट में कॉटन और पल्सेस इस तरह की पैदावार ली जाती है। और उसमें एक दो जगह जो MIDC है उसमें भी काफ़ी तरह से वहाँ पर पल्सेस और इसके ज़्यादा कारखाने हैं। कॉटन जिनिंग है, अगर कहा जाए तो एक अकोला उसमें देश में एक बहुत बड़ी अनाज की मंडी हुआ करती थी और आज भी अनाज की मंडी है। सबसे ज़्यादा वहाँ पर किसानों और उद्योजक सिर्फ कृषि पर आधारित हैं और कृषि पर आधारित होने से वहाँ पे दाल मिलें काफ़ी संख्या में हैं। उसी तरह से कॉटन जिनिंग भी है। इस तरह से अकोला देखा जाए तो जो हमारे विदर्भ में स्थित होने से वहाँ पर कृषि के ऊपर काफ़ी आगे फैला हुआ है। हम चाहते हैं कि वहाँ पे बड़े उद्योग आएँ, बड़े उद्योग से वहाँ की अर्थव्यवस्था बदल सकती है। उसके लिए वहाँ के जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, MIDC इंडस्ट्रियल सक्रिय रहती है, लेकिन उनको और सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि वहाँ पर दबाव लेकर इंडस्ट्रियाँ लाई जा सकती है। सरकार ने कॉटन पर कस्टम ड्यूटी हटा दी है। इसके कारण कॉटन पर आधारित उद्योगों को अभी काफ़ी नुकसान होना शुरू हो गया है। सरकार की कभी नीति समझ नहीं आती, कभी किसान घाटे में रहता है, कभी उद्योग घाटे में रहते हैं। तो ऐसी नीति बनानी चाहिए जो उसके हितकारी हो और लोगों को नुकसान नहीं पहुँचे। तो इस समय जो नीति हुई है उससे कॉटन को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो ऐसे समय में सरकार ने जो किसानों को प्रोत्साहित करने वाली, उद्योगों को प्रोत्साहित करने वाली नीति बनानी चाहिए जिससे वो उद्योग आगे चल सके। हम इस तरह से आपसे चर्चा करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि अकोला में भी टेक्सटाइल पार्क बने और वहाँ पे जो कॉटन है वो वहाँ के एक स्थिति को टेक्सटाइल मिल में अच्छी तरह कन्वर्ट करके वहाँ की इकोनॉमी को सुदृढ़ कर सके। वहाँ एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का भी सही तरह से उड़ान के रूप में संचालन होना चाहिए और उसकी अर्थव्यवस्था बढ़नी चाहिए। इस तरह से हम इस चैनल के द्वारा आपके साथ हर सप्ताह बातचीत करते हैं। हमारा जरिया है, अगर आपके कुछ सुझाव है आप निस्संदेह हमारे से बात कर सकते हैं। और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आज ज़रूरी है कि आर्थिक दृष्टि से भी आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आर्थिक दृष्टि से सहयोग नहीं मिला हम कब तक इसमें अपना सहयोग देते रहेंगे और कब तक इसको चलाएंगे। इसलिए हमें उम्मीद है अगर आपको चैनल पसंद आता है ज़रूर आप आकर इसमें आर्थिक स्थिति देंगे और इसको मजबूत करेंगे। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।